सभी साथियों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषाई कौशलों का क्या क्रम है और एक पूरा जो टॉपिक है भाषा सीखना और ग्रहणशीलता। तो इससे पूर्व भाषा से संबंधित चाहे वो भाषा की विशेषताएं हो, चाहे भाषा की परिभाषा हो, चाहे भाषा की प्रकृति की बात हो, भाषा के क्या रूप हैं, इससे संबंधित चर्चाएं अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम भाषा के कौशलों के बारे में जानेंगे। और भाषा के कौशलों में सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाए और पूछा जाता ही है कि भाषाई कौशलों का मनोवैज्ञानिक, व्यावहारिक, प्राकृतिक या सार्वभौमिक क्रम क्या है। तो अंग्रेजी में बात करें तो इसका संक्षिप्त रूप में आपको याद करना है LSRW, लिस्टिन, स्पीक, रीड, राइट। संस्कृत में संक्षिप्त रूप में याद करें तो इसका क्रमशः क्रम रहेगा श्रभालेप, श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम। और हिंदी में संक्षिप्त रूप की बात करें तो शुभोपली आप याद रख सकते हो, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो क्रम बताया है वह फ्रोबेल ने बताया है। यदि इसी के बाद में जो अभी रीट 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम क्या है, तो आपको उसका आंसर देना होगा सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो साथियों, आपसे एक प्रश्न क्रमबद्धता के बारे में पूछा ही जाता है। इसके बाद में अपन बात करें कि कौन सा कौशल लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, कौन सा कौशल ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, किस कौशल से हम सीखते हैं यानी ग्रहण करते हैं और किस से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चारों ही कौशलों में जो ग्रहणात्मक कौशल है, जिन्हें अंग्रेजी में इनपुट, और जो अभिव्यक्तात्मक कौशल है, अभिव्यंजनात्मक नाम आ सकता है, आउटपुट आ सकता है, और ग्रहणात्मक को अदा भी कहा जाता है, और जो अभिव्यक्तात्मक कौशल है उसे प्रदा कहा जाता है। ग्रहणात्मक कौशलों को अपन बात करें तो आगत कहा जाता है और अभिव्यंजनात्मक कौशल को निर्गत कहा जाता है। तो इन शब्दावली को भी ध्यान रखें, शब्दावली चेंज कर दी जाती है परीक्षा में कभी कभी। तो ग्रहणात्मक कौशल में ये ध्यान रखना क्या किया जाता है। ग्रहणात्मक कौशल में पढ़कर या फिर सुन करके उसके अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जैसे हम पहला ही कौशल लें, सुनना कौशल के अंतर्गत अध्यापक जब आदर्श भाषण करता है तो छात्र सुनता है और सुनता है तो उसके श्रवण कौशल का विकास होता है। तो आपको ध्यान रखना, श्रवण कौशल से यदि उद्देश्य पूछा जाए श्रवण कौशल का, तो सुन करके हम अर्थ ग्रहण करते हैं। तो श्रवणम और पठनम, और पढ़कर भी हम अर्थ ग्रहण करते हैं, इसलिए सुनना और पढ़ना कौशल को ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। वहीं अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात करें, अभिव्यक्तात्मक कौशल से तात्पर्य है कि अपने हम विचारों को या तो बोल करके प्रकट कर सकते हैं या फिर लिख करके प्रकट कर सकते हैं। और अभिव्यक्तात्मक कौशलों की जहां बात आए तो संख्या तो 2 होती ही है। साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भाषण और लेखन यानी बोलना और लिखना, बोलना कौशल ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है और लिखना कौशल लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ग्रहणात्मक कौशल की संख्या पूछी जाए तो 2 कौशल हैं, सुनना और पढ़ना। और वहीं अभिव्यक्तात्मक कौशल की संख्या पूछी जाए तो वह भी 2 है, एक तो बोलना है, एक लिखना है। इसी के उपरांत अपन बात करते हैं कि कौन सा कौशल किस रूप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी अपन ने 2 भागों में बांटा है, एक मौखिक रूप है, एक लिखित रूप है। मौखिक रूप की बात करें, जो मौखिक रूप का संबंध ध्वनि विज्ञान से है और इसकी प्रकृति देखी जाए तो अमूर्त है, क्योंकि ध्वनि को हम ना देख सकते हैं, ना इसका रूप है, ना इसका आकार प्रकार है, इसलिए ध्वनि विज्ञान से
जुड़े हुए कौशलों को अमूर्त कौशल की संज्ञा दी गई है। वहीं लिपि विज्ञान से जुड़े हुए कौशलों को मूर्त प्रकृति की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बात करें कि मौखिक रूप ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ अमूर्त कौशल कौन कौन से हैं, तो एक तो श्रवण है और एक भाषणम है। लिपि विज्ञान से जुड़े हुए मूर्त कौशल कौन कौन से हैं, तो एक पढ़ना है, एक लिखना है। यानी किसी भी चीज़ को लिखी हुई को भी पढ़ते हैं और किसी चीज़ को लिख करके लिपिबद्ध करते हैं। तो पढ़ना और लिखना लिपि विज्ञान से संबंधित कौशल है। वहीं सुनना और बोलना ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल है। वहीं ये ध्वनि विज्ञान से तो संबंधित है ही सही, ये तो आपको याद रखना ही है। ध्वनि विज्ञान से संबंधित सुनना और बोलना यानी प्रथम के दो कौशल। और यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि प्रथम कौशल कौन सा है, तो श्रवण कौशल है ही सही। श्रवण कौशल सभी भाषाई कौशलों का आधारभूत कौशल है, प्रारंभिक कौशल है। यदि सबसे सरल कौशल की भी बात होगी तो उसमें भी श्रवण कौशल का ही नाम आना है। और यदि इनका क्रम पूछा जाए या इनमें कौन से शिक्षण सूत्र की बात होती है, तो शिक्षण सूत्र की बात होती है सरल से कठिन की ओर। तो इसी प्रकार से आप ध्यान रखना, सबसे सरल भाषाई कौशल की बात होगी तो श्रवण कौशल होगा, और सबसे कठिन भाषाई कौशल की बात होगी तो फिर लेखन कौशल की बात होगी। और इन चारों ही भाषाई कौशलों की शिक्षा या इनमें छात्रों को प्राथमिक स्तर पर इन कौशलों में पूर्ण हो जाना चाहिए। यानी कक्षा 5 तक यानी प्राथमिक स्तर तक सुनना, बोलना और पढ़ना कौशल में छात्रों को पूर्ण हो जाना चाहिए। आगे अपन इसकी बात करें तो एक सारणी के माध्यम से भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे कि देखिएगा, पहला कौशल है श्रवण। उद्देश्य की बात करें श्रुत्वा अर्थग्रहणम, सुन करके अर्थ ग्रहण करना। स्वरूप की बात करें तो इसका मौखिक है, प्रकृति इसकी अमूर्त है, संबंध इसका ध्वनि विज्ञान से है, और प्रकार देखे तो आगत है यानी ग्रहणात्मक कौशल है। भाषण का उद्देश्य देखें तो मौखिक रूप से विचार प्रकट करना है, मौखिक अभिव्यक्ति, और स्वरूप मौखिक है, प्रकृति इसकी अमूर्त है, संबंध ध्वनि विज्ञान से है, और प्रकार आउटपुट, और उद्देश्य क्या है प्रेक्षणम यानी विचारों को प्रेषित करना। पठन कौशल की बात करें तो उद्देश्य पठित्वा अर्थग्रहणम, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना है, स्वरूप लिखितम, और प्रकृति मूर्त है, और संबंध लिपि विज्ञानम, और प्रकार इनपुट है, और उद्देश्य ग्रहणम है। लेखनम कौशल की बात करें तो लिखित्वा अभिव्यक्ति यानी लिखकर विचार प्रकट करना है, स्वरूप इसका लिखित है, प्रकृति मूर्त है, संबंध इसका लिपि विज्ञान से है, और प्रकार आउटपुट यानी विचारों को प्रेषित करना है, और उद्देश्य प्रेक्षणम है। चारों भाषा कौशल सरल से कठिन की ओर गतिमान रहते हैं, अतः श्रवण कौशल सरलतम व लेखन कौशल कठिनतम कौशल है। तो इसकी बात भी अपन कर चुके हैं। आगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से कौशल निष्क्रिय है और कौन कौन से कौशल सक्रिय। हाँ, इस बिंदु को भी आप ध्यान रखें। यदि ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्रम आपसे पूछ लिया जाए कि ऊर्ध्व गति कौशल कौन से हैं, ऊर्ध्व गति यानी नीचे से ऊपर की ओर यदि क्रम पूछा जाए तो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, और यदि आपसे अधोगति का क्रम पूछा जाए यानी ऊपर से नीचे की ओर, तो फिर लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। इसी में अपन ने विभाजन किया है। दो कौशल और आपको ध्यान रखना है, निष्क्रिय कौशल और सक्रिय कौशल। तो निष्क्रिय कौशल के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, इसका अपन वाचन करते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत पठन व श्रवण कौशल आते हैं। अब ध्यान रखना, पठन और श्रवण कौशल क्यों आते हैं? क्योंकि इन दोनों कौशलों में कार्य का प्रारंभ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे श्रवण कौशल में बोलने वाला कोई और होता है, जबकि छात्र केवल सुनता है। तो बोलने वाला जैसे अध्यापक होता है तो अध्यापक आदर्श वाचन करता है, आदर्श वाचन करता है तो छात्र सुनता है, और सुनता है तो उसकी भूमिका निष्क्रिय श्रोता के रूप में होती है। तो इसलिए फिर ध्यान रखना कि श्रवण कौशल भी निष्क्रिय कौशल है। वैसे ही पठन कौशल में लिखने वाला तो कोई और होता है, लेकिन बालक उसको देख करके पढ़ता है। तो श्रवण और पठन दो कौशलों को निष्क्रिय कौशल की संज्ञा दी गई है। वहीं सक्रिय कौशल की बात करें
तो भाषण व लेखन कौशल को सक्रिय कौशल कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में कार्य का प्रारंभ छात्र स्वयं ही करता है। सक्रिय कौशलों में बालक की सृजनात्मकता का प्रदर्शन होता है। एक विचारक के अनुसार भी आप ध्यान रखें, सरयू प्रसाद कहते हैं कि बालक को पढ़ना और लिखना साथ साथ सिखाना चाहिए, पठन एवं लेखन साथ साथ करवाना चाहिए। वहीं संस्कृत के महान विद्वान डॉक्टर रघुनाथ सफाया कहते हैं कि संस्कृत में ग्रहण अधिक आवश्यक है। कहते हैं कि ग्रहणात्मक जो कौशल है, अब ग्रहणात्मक आपको पता है, एक तो श्रवण है यानी सुनना, और उसके अलावा एक पठन है पढ़ना। तो संस्कृत में ग्रहण अधिक आवश्यक है, अभिव्यक्ति नहीं। कारण भी बताया क्यों, क्योंकि यहाँ संस्कृत छात्रों से आशा की जाती है कि वे संस्कृत के ज्ञान प्राप्त कर ग्रंथों का अध्ययन कर सके। अपने मौलिक विचारों को संस्कृत में अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। यानी डॉक्टर रघुनाथ सफाया सिर्फ ग्रहणात्मक कौशल पर ही जोर देते हैं कि सिर्फ उनको पढ़ कर के या सुन करके उसको समझना है, अभिव्यक्त करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो आज अपना ये छोटा सा वीडियो है, किस प्रकार का स्नेह प्रेम आप इसमें दर्शाते हो। शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी ऐसे टॉपिक जो आपको जिन्हें पढ़ने में बहुत कठिनाई महसूस होती है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और कोशिश रहेगी कि निरंतर इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपकी समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन मुझे भी आपके सहयोग की इसमें ज़रूरत रहेगी। आपके फीडबैक किस प्रकार से आते हैं, जिससे कि मुझे भी पुनर्बलन और मैं भी प्रेरणा लेकर के आपके इस जो पेपर आ रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, उसमें बहुत अच्छा योगदान दे पाऊँ। आपके साथ साथ मैं भी आपकी मेहनत में संलग्न हो पाऊँ, और आपकी सफलता में मेरा तिनके का सहारा भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात साबित होगा। तो चलिए मेहनत करते हैं, आप और हम मिलकर के, और आपके सपनों को नई उड़ान देते हैं। ओके, जय हिंद।